हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो का सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त चैप्टर सर, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आपको याद दिला दूं बच्चों, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम डिमांड सप्लाई पढ़ते थे। मैक्रो में फिर से आ गया एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, कुछ डिफरेंट लेके आया। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी वहां पर हम बात करते थे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की। मैक्रो में बात करते हैं हम इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं ना, आपको पता है अच्छे से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या था कि एक कंज्यूमर कितना खरीद सकता है, कितना खरीदना चाहता है, द गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट, बराबर। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है, आप इस पे ध्यान दो, जो आज का चैप्टर है इस पे आप ध्यान दो। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। सर एग्रीगेट का मतलब क्या, ये बता दो। एग्रीगेट मतलब होता है बच्चा टोटल। मैं आपको चैप्टर का एक एक बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा बच्चों। मैं हर कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, आपको मुझसे भी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 समझ में नहीं आया ना, तो 8 और 9 में दिक्कत आएगी। और चैप्टर नंबर 7, 8, 9 तीनों चैप्टर मिला के एक यूनिट बनती है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यूनिट का नाम है। अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, मार्क्स ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है। तो चैप्टर नंबर 7 में वो सारे टॉपिक ऐसे हैं जो चैप्टर नंबर 8 के लिए बेसिक्स है। और बेसिक यानी कि नींव आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो चैप्टर नंबर 7 जो हम शुरू कर रहे हैं, इसके हर एक टॉपिक पे आपको बहुत फोकस करना है। इवन मैं फोकस करना चाहूंगा तो भी आप क्या करेंगे, मैं फोकस करूंगा, मैं बोलूंगा बच्चों देखो ये चैप्टर ऐसा है बच्चों, इसमें टॉपिक ऐसे हैं कुछ कि अपने आप फोकस बना देंगे आपका। इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, डायग्राम्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, तो अपने आप आपका फोकस बनेगा। इवन मैं बोलूंगा आपको देखो बच्चों ध्यान से, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको देखना है। समझ में आ रहा है? तो चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक्स क्या क्या है बता देता हूं मैं आपको। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कैसे बनती है एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कैसे बनती है एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद सेविंग फंक्शन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये 3-4 टॉपिक हैं। चैप्टर लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, क्लास लेगा 3-4। तो आपको ध्यान से सुनना है बच्चों, एक भी टॉपिक में मिस नहीं करना कुछ भी। जहां लगे नोट करना है, नोट करना। पहली बात मैं सब कुछ नोट करूंगा नोट्स में, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर जो है बच्चों, ये क्या बताता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब इंडिविजुअल डिमांड का टोटल करते थे तो मार्केट डिमांड पे आ जाते थे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यहां पे जो एग्रीगेशन होता है, जो टोटल होता है, वो अनलिमिटेड एक्सटेंट तक होता है, कितना भी एग्रीगेट हो सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन होता था, टोटल होता था, वो लिमिटेड, क्योंकि माइक्रो है ही इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी, और मैक्रो तो है ही पूरी इकोनॉमी की स्टडी, इकोनॉमी एज अ होल। तो यहां पे जो एग्रीगेट होगा, जो टोटल होगा, वो कितना भी हो सकता है। तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, शुरू करेंगे पहले टॉपिक से। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। एग्रीगेट डिमांड पहला टॉपिक रहेगा। इसमें भी शेड्यूल और डायग्राम्स आएंगे। हर टॉपिक में, मैं बोलता हूं हर टॉपिक में इस चैप्टर में डायग्राम शेड्यूल्स आने वाले हैं। और शेड्यूल्स और डायग्राम्स के बिना प्रेजेंटेशन नहीं होती एग्जाम में। जब भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है ना बच्चों, तो सब्जेक्टिव पेपर में क्या मैटर करता है, आपका कंटेंट। आपके कंटेंट से भी ज्यादा आपने उस कंटेंट को डिलीवर कैसे किया है, मतलब कि प्रेजेंटेशन। तो मैं हर टॉपिक में आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कंटेंट क्या लिखना है इसके अंदर, और आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो आपको बस ध्यान देना और कुछ भी नहीं करना बच्चों, सीखना है चीजों को। समझ में आ रहा है? आपका ध्यान क्लास पे ही रहे। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। बच्चा बहुत ध्यान से सुनना, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में पहला टॉपिक आपके पास आता है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। ध्यान देना बच्चा, एग्रीगेट डिमांड। बच्चों एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल है। क्या है? टोटल है। तो ये क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी के अंदर हर इंडिविजुअल डिमांड करता है। अब मैं इंडिविजुअल 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 को ऐड करके पूरी कंट्री की डिमांड निकालूंगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा।
मैं क्या करता हूं, पूरी इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर देता हूं। हम अपनी इकोनॉमी को बच्चा लोग 4 सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, 4 सेक्टर्स में। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। बोलो क्या? हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें हाउस होल्ड में क्या आता है, लोग कंज्यूमर लोग आते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, जो लोग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करते हैं। दूसरा सेक्टर आपके पास आता है बच्चा फर्म सेक्टर, यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज का। और उसके बाद तीसरा आता है बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर, जो आपकी कंट्री के वेलफेयर के लिए, आपकी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए काम करती है। दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। डेवलपमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव सारे एक्सपेंडिचर्स करती है आपकी इकोनॉमी के लिए। चौथे नंबर पे आता है बच्चा एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर, इन शॉर्ट लिख दूंगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन बातों पे ध्यान देना। ये 4 सेक्टर्स हैं। ये सभी सेक्टर्स कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। बोलो यस और नो। ये सभी सेक्टर्स कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं बच्चों। हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूमर लोग आ गए। कौन आ गए? कंज्यूमर्स। आप सब लोग कौन है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स लोग जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कौन सी गुड्स की? कंजम्पशन गुड्स की। बेसिक नीड्स के लिए, डेली लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए? कंज्यूमर गुड्स चाहिए। और कंज्यूमर गुड्स के बहुत सारे टाइप आपको पता होंगे। कंज्यूमर गुड्स में नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज, सब कुछ आ जाता है। आपके घर में आप सोचो, आपके घर में छोटी से लेके बड़ी बहुत सारी गुड्स हैं। उनमें से कुछ गुड्स ऐसी जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा है, ड्यूरेबल गुड्स। कुछ गुड्स ऐसी जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल तक है, हम बोलते हैं उसको सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, क्रॉकरी वगैरह हो गया, क्लोथ्स हो गया, शूज हो गया। कुछ गुड्स ऐसी हैं जो आपकी नॉन ड्यूरेबल है, यूज किया और खत्म, किचन वाले आइटम्स, फूड। समझ रहे हो? उसके अलावा सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आप सर्विस लेते हैं। ये सारी गुड्स जो है वो किस में आती है? हाउस होल्ड सेक्टर जो ये डिमांड करता है। तो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर। बच्चा, कंज्यूमर जो है वो जब कंज्यूमर गुड्स परचेज करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। तो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ये सभी सेक्टर्स डिमांड करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं बच्चों कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू टोटल डिमांड। मेरी बात समझना, पहला टॉपिक चल रहा है, पहली डेफिनेशन है, ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान चैप्टर है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? सर मैं लिखता हूं इसको, आप ध्यान से देखना। इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द टोटल डिमांड। टोटल डिमांड, एग्रीगेट मतलब क्या है बच्चों? टोटल। टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक समझ में आता है आपको? इट रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय all the sectors, by all the sectors in the economy, in the economy at a given period of time, at a given period of time। मेरी बात समझना। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ? मैं हाईलाइट करूंगा कुछ चीजों को, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज टोटल डिमांड किसकी? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कर रहा है? बाय ऑल द सेक्टर्स। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात टोटल डिमांड, दूसरी गुड सर्विस की डिमांड कौन कर रहा है? ऑल द सेक्टर्स। सर टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स। डिमांड हाउस होल्ड ने भी की होगी, डिमांड फर्म ने भी की होगी, डिमांड गवर्नमेंट ने भी की होगी, डिमांड एक्सटर्नल सेक्टर ने भी की होगी। बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर क्या डिमांड करता है? तो मैं बोलूंगा हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड करता है वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करता है। कौन सी गुड्स की? कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करता है। और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जब करता है, उनको यूज करता है, उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम कंजम्पशन। क्या बोल देते हैं बच्चों? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड हो रही है और जो खर्चा हो रहा है उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, सर पहली बात, हाउस होल्ड जो डिमांड कर रहा है कंज्यूमर गुड्स की, वो किस लिए कर रहा है? सर वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है। ठीक है। फर्म सेक्टर जो है वो डिमांड करता है क्या? सर फर्म का काम क्या है, ये सोचो। फर्म का काम है प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन? गुड्स और सर्विस का। और गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए मुझे और भी गुड्स चाहिए होती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स। कौन सी गुड्स?
कैपिटल गुड्स। तो फर्म सेक्टर जो है वो डिमांड करता है कौन सी गुड्स की? कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स एटसेट्रा। तो कैपिटल गुड्स की डिमांड कौन कर रहा है? फर्म सेक्टर कर रहा है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो सर, मैं कंजम्पशन पर्पस से कुछ गुड्स खरीदूंगा तो वो कंजम्पशन है, लेकिन मैं गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी गुड्स परचेज करूंगा जिससे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, दोज गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन नॉन एज कैपिटल गुड्स। और उस एक्सपेंडिचर को मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर क्यों? बच्चों, ऐसी गुड्स परचेज करना जिससे आपकी और इनकम जनरेट होती हो, उसे आप कंजम्पशन कभी नहीं बोल सकते, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। ध्यान देना, ये बात लाइफ में याद रखना। जिन गुड्स से आपकी और इनकम जनरेट होगी उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कौन कर रहा है? फर्म सेक्टर। ठीक है। उसके बाद देखो, दो गुड्स की डिमांड होगी। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कौन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म क्या डिमांड कर रही है? कैपिटल गुड्स की डिमांड हर कोई कर रहा है। मैं आखिरी में क्या करूंगा? मैं सबकी डिमांड को टोटल करूंगा। सबकी डिमांड को टोटल करके क्या मिलेगा मुझे? एग्रीगेट डिमांड। दैट्स इट, सो सिंपल। बहुत सिंपल टॉपिक है। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को दोनों गुड्स चाहिए सर। गवर्नमेंट सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर को कैपिटल गुड्स भी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है सोशल वेलफेयर, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को कंज्यूमर्स के लिए भी काम करना है, सोसाइटी के लिए भी काम करना है, गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर्स के लिए भी काम करना है, इंडस्ट्रीज भी खोलनी है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करनी है। उसके लिए दोनों गुड्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों, कंज्यूमर गुड्स की भी और कैपिटल गुड्स की भी। गवर्नमेंट मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल सब परचेज करती है। उसके अलावा कुछ कंज्यूमर गुड्स भी परचेज करती है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए, पुअर लोगों की मदद करने के लिए। तो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट को तो वेलफेयर करना है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमी का वेलफेयर। तो गवर्नमेंट को सर दोनों टाइप की गुड्स चाहिए होती है, कंज्यूमर गुड्स भी और कैपिटल गुड्स भी। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर पे। सर एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब गुड्स सर्विस का परचेज करना अब्रॉड से। एक्सपोर्ट भी करते हैं, गुड्स सर्विस का सेल, किसको? अब्रॉड को। हम डिमांड करते हैं फॉरेन गुड्स की, लेकिन जो दूसरे कंट्री है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो दूसरी नेशंस हैं, वो लोग डिमांड करती हैं हमारी गुड्स की, डोमेस्टिक गुड्स की। तो यहां बात हो रही है डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड की। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करूंगा, मैं लेके चलूंगा नेट एक्सपोर्ट। क्या लेके चलूंगा? नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब कि एक्सपोर्ट भी होता है इकोनॉमी के अंदर, इंपोर्ट भी होता है। मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करके नेट डिफरेंस लेके चलूंगा, जिसे बोलूंगा मैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो डिमांड हर कोई कर रहा है बच्चों, डिमांड हाउस होल्ड भी कर रहा है, डिमांड फर्म सेक्टर भी कर रहा है, डिमांड गवर्नमेंट भी कर रही है, डिमांड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि इन सबका टोटल कर दो, आप डेफिनेशन दोबारा पढ़ो बच्चों। इट रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन सब की डिमांड को प्लस कर दो। मेरी बात समझना बच्चों, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, इन सबको प्लस कर दो। मेरी बात समझना, एग्रीगेट डिमांड अगर आपको फाइंड आउट करना है, आपको फॉर्मूला चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। इन सब को प्लस करने के बाद आपको मिलेगा एग्रीगेट डिमांड। बहुत सिंपल था सर। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट। समझ में आ गया बच्चों? ओके। उसके बाद अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि क्लास ट्वेल्थ में आप लोगों को दिया गया है सिर्फ टू सेक्टर मॉडल, कि आप दो सेक्टर तक पढ़ लीजिए। थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल आप पढ़ेंगे हायर स्टडीज में। तो टू सेक्टर मॉडल की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे? वी आर एज्यूमिंग दैट in the economy there are only two sectors. We are assuming that in the economy there are only two sectors, जो है हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। तो हम बोलते हैं ट्वेल्थ क्लास में हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई।
वैसे आपको थ्योरेटिकल टॉपिक में चारों ही कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन जो पूरा चैप्टर चलेगा, पूरे चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन होगा या टेबल बनेगी या डायग्राम्स बनेंगे, वो सिर्फ दो ही कंपोनेंट से बनेंगे जो होंगे C+I। तो आपको सिर्फ दो सेक्टर लेके चलने हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड बन रही है वो C और I को जोड़ के बनेगी आगे आने वाले हर टॉपिक में। सिर्फ पहला टॉपिक ऐसा है जहां पे हम बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो क्या होता है बताने के लिए आपको पूरा बताना पड़ेगा। मैं आपको नोट्स दिखाता हूं, ध्यान देना। जब नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको लिखा होगा एडी क्या होता है, सर आप बता देंगे एडी क्या होता है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एडी क्या होते हैं, तो आप चारों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। अब मेरी बात समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हाउस होल्ड्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो लोग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करते हैं, लेकिन डिमांड कब ज्यादा करते हैं, कब कम करते हैं। आपने माइक्रो में पढ़ा था सर कि प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम करते हैं, प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ा देंगे। यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड को, इनकम, देखो पूरी डिमांड को नहीं, सिर्फ कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड्स जो है ना, हाउस होल्ड डिमांड करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। तो कंजम्पशन को हम किसका फंक्शन लेके चलेंगे इस चैप्टर में, हम बोलेंगे इनकम। कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। जैसे जैसे इकोनॉमी की इनकम, अब माइक्रो नहीं पढ़ रहे, अब आप मैक्रो पढ़ रहे हो, जैसे जैसे इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। बहुत सिंपल फंडा है। एज इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जो कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, अपनी इनकम में से कर रहे हैं। देखो ध्यान देना, कंजम्पशन के बारे में बात करूंगा। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? आपकी इनकम में से टैक्स माइनस करने के बाद, जब आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसके बाद जो इनकम बचती है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। उसमें से हम करते हैं खर्चा और बचत। आपकी इनकम दो भाग में बढ़ जाती है बच्चों, आप या तो खर्चा करते हो या सेविंग कर लेते हो। तो आपका कंजम्पशन कहां से हो रहा है, बेसिक सी बात है, आपका कंजम्पशन आपकी इनकम में से हो रहा है। आपकी इनकम जितनी ज्यादा बढ़ेगी, हायर द इनकम, more is the consumption expenditure and lower the income, less the consumption expenditure। तो disposable income क्या होती है, जो इनकम अवेलेबल है for spendings and savings, known as disposable income। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करेंगे सी से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिनोट करेंगे हम सी से, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी। सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये कौन कर रहा है, ये फर्म्स कर रही है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स तो कंज्यूमर भी हो सकती है, गुड्स तो कैपिटल भी हो सकती है। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कौन कर रहा है, हाउस होल्ड्स कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स की डिमांड कौन कर रहा है, मशीन की, इक्विपमेंट्स की, टूल्स की, वो फर्म्स कर रही है। तो फर्म की डिमांड प्लस हाउस होल्ड की डिमांड प्लस गवर्नमेंट की डिमांड प्लस नेट अब्रॉड सेक्टर जो है उसकी डिमांड, उन सबको प्लस करके क्या मिलेगा आपको, एग्रीगेट डिमांड। पर 12th क्लास के सिलेबस में हम पढ़ेंगे सिर्फ दो सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। तो टू सेक्टर मॉडल में जो क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है, जहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, जहां ट्रेड नहीं हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं ऐसा, उसे बोलेंगे टू सेक्टर मॉडल, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। वहां पे एडी होगा C+I। बहुत सिंपल है। अब व्हाट इज आई, ध्यान देना। आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, जो एक्सपेंडिचर फर्म्स कर रही है, कौन कर रही है, फर्म्स। कौन से गुड्स पे, कैपिटल गुड्स पे। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, प्लांट, बिल्डिंग्स एंड चेंज इन स्टॉक। इन्वेंटरी में भी हो सकता है। तो इट इज डिनोटेड बाय आई। आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है बच्चों? हम पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, एडी क्या होता है। तो एडी सब टोटल होता है, सम किसका टोटल होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का और नेट एक्सपोर्ट्स का। तो अब पढ़ते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। It refers to the total expenditure incurred by government on consumer goods and capital goods। गवर्नमेंट को दोनों गुड्स चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी की नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहती है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हाउसिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, इन सब के लिए कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए और कैपिटल गुड्स भी चाहिए। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट्स। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नॉन एज नेट एक्सपोर्ट।
डिनोटेड बाय एन एक्स या एक्स माइनस एम, सो सिंपल इज दैट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन चारों कंपोनेंट्स का सम टोटल करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन हम क्या मान के चल, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन टू सेक्टर मॉडल, आपके सिलेबस में दो ही सेक्टर मॉडल है, तो सी प्लस आई इज नोन एज एडी। तो आप अब से जो भी टेबल डायग्राम पढ़ोगे वहां पे लेके चलोगे एडी बराबर सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आते हैं सबसे मेन चीज पे कि एग्रीगेट डिमांड को थ्योरेटिकली समझा दिया हमने, व्हाट इज एडी। एडी के कंपोनेंट बता दिए, चार होते हैं सर, मेन कंपोनेंट दो होते हैं सी प्लस आई, करेक्ट है ना। अब इन सभी कंपोनेंट्स को सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन सब को टेबल में हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि 12th क्लास के सिलेबस में टू सेक्टर मॉडल तक है, तो आप दो ही सेक्टर से टेबल बनाएंगे। आपको दिखाना है एडी कैसे फाइंड आउट होता है, तो ध्यान देना बच्चों। सबसे पहली बात, टेबल बनाने के लिए आपके पास कुछ कॉलम्स हम लेके चलेंगे। सबसे पहले बनेगा सर इनकम का कॉलम। इसका कॉलम इनकम यानी कि वाई, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आप कंजम्पशन का कॉलम बनाएंगे अगला, दैट इज सी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का कॉलम यानी कि आई। इन सब के लॉजिक्स और अजम्पशंस सब बताऊंगा, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट कॉलम है एग्रीगेट डिमांड का, दैट इज एडी। अब जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली शुरू हो जाएंगी, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चों लोग, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से बच्चों। देखो इनकम, हम जो टेबल बनाने जा रहे हैं वो एक हाइपोथेटिकल टेबल है, अजम्पशन बेस्ड टेबल है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ती जा रही है। इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे और एग्रीगेट डिमांड कैसे फाइंड आउट होगी, तो आपको ध्यान देना है। इनकम लेके चल रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल जीरो से शुरू करता हूं, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ये टेबल जो मैं बना रहा हूं आज, ये टेबल पूरे चैप्टर नंबर 7 में सेम बनाऊंगा, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। पूरी टेबल एक साथ जैसी आज बन रही है वैसी हर क्लास में बनेगी, चैप्टर नंबर 7 में भी, चैप्टर नंबर 8 में भी। तो ये टेबल आपको समझनी पड़ेगी कि मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूं टेबल के अंदर। देखो इनकम का कोई लॉजिक नहीं है, हम सिर्फ मान के चलते हैं इनकम आपकी बढ़ रही है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग। 0, 100, 200, 300, 400, 500। मैंने आपको बताया कि जो कंजम्पशन है वो कौन करता है, कंजम्पशन करता है हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करता है तो किस बेस पे करता है, तो हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड है, तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम पे डिपेंड है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। फेमस इकोनॉमिस्ट जे एम कीन्स, कौन बच्चों, जे एम कीन्स क्या बोलते हैं, जे एम जॉन मेनार्ड कीन्स क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है। कीन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया था। कीन्स की थ्योरी थी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, ह्यूमन की साइकोलॉजी जो है वो क्या कहती है कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जो कंजम्पशन बढ़ता है वो इनकम के रेट से कम बढ़ता है। मेरी बात समझना, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। बहुत ध्यान से, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट जो कंजम्पशन बढ़ेगा वो इनकम से कम बढ़ेगा, क्योंकि सम पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड आल्सो। हर इंसान की साइकोलॉजी यही कहती है कि मैं कुछ सेव भी करूं। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल लॉ, कंज्यूमर क्या सोचता है, ठीक है, क्या सोचता है, क्या साइकोलॉजी, क्या थिंकिंग है कंज्यूमर की। तो एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, बट कंजम्पशन इंक्रीजेस लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ये बात आपको भूलनी नहीं है, अगर आप भूल गए तो टेबल समझ में नहीं आएगी। अब टेबल को सुनना ध्यान से। आपकी इनकम 0, इनकम है ही नहीं
सर इनकम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है कोई, किसी के पास पैसे नहीं है, इनकम भी नहीं आ रही है, कोई काम अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो क्या हम कंजम्पशन भी जीरो कर देंगे इनकम के साथ साथ? हम बोलेंगे यस और नो, बोलो बच्चों। आपकी इनकम जीरो, क्या आपका कंजम्पशन भी उस समय जीरो होगा? आपकी इनकम नहीं है तो बोलो यस और नो। मैं बोलता हूं सर नो, आपकी इनकम जीरो होगी, आपका कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी बेसिक नीड्स के लिए, सर्वाइवल के लिए आप कुछ खर्चा जरूर करेंगे। तो इनकम जीरो हो, मैं खर्चे को यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी जीरो नहीं करूंगा। मान लो मैंने लिखा यहां पर 10, ये 10 जो है इसको मैं स्पेशल नेम देता हूं, क्योंकि ये ऐसा कंजम्पशन है जो जीरो इनकम पे भी हो रहा है। इस कंजम्पशन को आप बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, नाम नहीं भूलना। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन विच इज इनकर्ड, इनकर्ड मतलब खर्च करना, एट लो लेवल ऑफ इनकम या जीरो लेवल ऑफ इनकम। इसको डिनोट करते हैं हम सी बार से, इससे सी बार से, ध्यान देना। तो इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट कंजम्पशन इनकम से कम रेट से। आपकी इनकम देखो 100 से बढ़ रही है, 100 से बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन को मैं 100 से नहीं बढ़ाऊंगा। अगर मैं कंजम्पशन को 100 से बढ़ाता हूं तो 10 के बाद मान लो 100 से बढ़ाता हूं तो 110 आएगा। इनकम 100, खर्चा 110, एक बार पॉसिबल है लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर 100 से बढ़ाऊंगा तो 210 पहुंच जाएगा। तो हर बार इनकम कम, खर्चा ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आप सेव भी तो करना चाहेंगे, आपकी साइकोलॉजी क्या बोलती है कि आप सेव भी करो। तो केन्स ने इस थ्योरी को पढ़ा, केन्स ने इस थ्योरी को पढ़ा और ये बोला कि इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन है जो आपका वो इनकम से कम रेट से बढ़ेगा। अगर आपकी इनकम 100 से बढ़ रही है ना, आपका खर्चा 100 से नहीं बढ़ सकता, आपका खर्चा इनकम से कम ही बढ़ेगा। चाहे वो 90 से बढ़े, चाहे वो 80 से, चाहे वो 70 से बढ़े, लेकिन 100 से इनकम बढ़ रही है तो खर्चा भी 100 रुपए से नहीं बढ़ेगा। आप सेव भी तो करना चाहेंगे, वो साइकोलॉजिकल लॉ के हिसाब से बता रहे हैं। तो हम खर्चे को 100 से नहीं बढ़ाएंगे। केन्स बोलते हैं खर्चे को 100 से नहीं बढ़ा सकते आप सेव भी तो करते हो, तो आप कंजम्पशन को 100 से कम ही बढ़ाओगे। मान लो मैं 90 से बढ़ा रहा हूं कंजम्पशन, तो केन्स ने बोला, केन्स की साइकोलॉजिकल लॉ बोलती है कि इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, पर कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ेगा क्योंकि आप सेविंग भी करते हो। तो मैं कंजम्पशन को 100 से नहीं बढ़ाऊंगा, मैं कंजम्पशन को मान लो 90 से बढ़ा रहा हूं, तो मैंने लिखा 100, 190, 280, 370 एंड 460। मैंने 90 से बढ़ाया। हर बार कंजम्पशन बढ़ रहा है मेरा 90 से, इनकम 100 से, क्योंकि केन्स बोलते हैं कि कंजम्पशन इनकम के बराबर रेट से नहीं बढ़ सकता। बच्चों आप सेव भी करते हो, ये टेबल आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये टेबल जो, ये लॉ, जो थ्योरी जो दी केन्स ने, उसने कुछ सोच समझ के ही दी। देखना क्या सोच समझ के दी, आपको सिखाऊंगा अभी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी अजम्पशन है, इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट टू लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन की तरह इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड नहीं है। इन्वेस्टमेंट को हम मान के चल रहे हैं, इनकम का फंक्शन नहीं है। इन्वेस्टमेंट को इसलिए हमने मान लिया कांस्टेंट। जब इनकम का फंक्शन नहीं है तो इनकम से कैसे मैं रिलेट करूं? तो हमने क्या मान लिया? इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट को आप कांस्टेंट लेके चलोगे। मान लो मैंने ले लिया इन्वेस्टमेंट को 10, कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट, ये अजम्पशन, इसमें कोई लॉजिक हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपको सिखाया गया कि हाउस होल्ड की डिमांड प्लस फर्म सेक्टर की डिमांड, दोनों की डिमांड को प्लस कर दो, आपको क्या मिलेगा? एग्रीगेट डिमांड। तो सी प्लस आई इज इक्वल्स टू एडी, प्लस करते हैं 10 प्लस 10 20, उसके बाद 110, उसके बाद 200, उसके बाद 290, उसके बाद 380, उसके बाद 470। अब मेरी बात समझना, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर सबकी डिमांड को प्लस करके क्या मिला मुझे? एग्रीगेट डिमांड। अब इस डिमांड को मैं टेबल से डायग्राम में प्रेजेंट करूंगा। तो डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें देखना कि कंजम्पशन कर्व की शेप क्या आ रही है, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक में कंजम्पशन कर्व की शेप आने वाली है। और इन्वेस्टमेंट कर्व की शेप कैसी है, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा बन रहा है। तो ध्यान देना, अब डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये टेबल आपको क्लियर है? क्लियर नहीं है दोबारा बता देता हूं कि इनकम आप बढ़ाकर चल रहे हो,
तो इनकम बढ़ेगी, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। हमने पढ़ा है अभी अभी कि इनकम और कंजम्पशन दोनों आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड होता है। हाउस होल्ड का कंजम्पशन तब बढ़ता है जब इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, बट कंजम्पशन इनकम से कम रेट से बढ़ेगा, क्योंकि कीन्स ने ऐसा बोला। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट इनकम का फंक्शन नहीं है। सी प्लस आई दोनों को प्लस करेंगे, बनेगा एग्रीगेट डिमांड। वैसे तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट सबको प्लस करके एडी आता है, पर क्लास 12th में भी लेके चल रहे हैं टू सेक्टर मॉडल, तो सिर्फ सी प्लस आई से आप एडी निकाल सकते हैं, और आपने निकाल लिया। सी प्लस आई से क्या निकाल लिया आपने? एग्रीगेट डिमांड। अब इस चीज को हम प्लॉट करेंगे बच्चों डायग्राम में। आपको ध्यान से देखना है, सोच समझ के हर चीज करनी है। चलो डायग्राम बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड का, ध्यान देना। यही मैं बना देता हूं, सिंपल सा डायग्राम है। चलो, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले लिया बच्चों। ओके, एक्स और वाई एक्सिस पे हम क्या लेके चलेंगे, आपको ध्यान देना है। एक्स एक्सिस पे पूरे चैप्टर में एक्स एक्सिस पे आप लेके चलेंगे बच्चा इनकम, क्या लेके चलेंगे? इनकम। और वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे आप एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड ऑन वाई एक्सिस। समझ में आ गया आपको इतना? ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। अब ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान देना। सबसे पहले बनाएंगे इन्वेस्टमेंट कर्व। कौन सा कर्व? इन्वेस्टमेंट कर्व। ध्यान देना, आपको जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो बनेगा आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों? ध्यान दो बच्चों, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। असम्पशन लिया गया था कि इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट है, 10 10 10 10 10। इनकम चाहे 0 हो तब भी इन्वेस्टमेंट 10, इनकम चाहे 100 हो तब भी इन्वेस्टमेंट 10, इनकम चाहे 200 हो तब भी इन्वेस्टमेंट 10, इनकम चाहे 300 हो तब भी इन्वेस्टमेंट 10। तो आपकी इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कर्व की, दैट इज कंजम्पशन कर्व। इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद जो कंजम्पशन कर्व है बड़े काम का है, हर टॉपिक में काम आएगा। सो सर, कंजम्पशन क्या जीरो से स्टार्ट होता है? नहीं, आपकी इनकम जीरो है तब भी आपका कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। तो कंजम्पशन कर्व शुरू है 10 से, और आपकी यहां पर इन्वेस्टमेंट भी बाय चांस 10 से शुरू थी, तो जहां से इन्वेस्टमेंट शुरू वहीं से कंजम्पशन कर्व शुरू होगा। पता लग गया? पता लग गया, बनाओ मत अभी। आपका कंजम्पशन 90 से बढ़ा, फिर 90 से बढ़ा, फिर 90 से बढ़ा, आपका कंजम्पशन लगातार बढ़ ही रहा है। तो कंजम्पशन को लगातार बढ़ाना है, कौन से रेट से? कांस्टेंट रेट से। 90 90 से बढ़ रहा है, बढ़ा दो आप। लेकिन शुरू कहां से? शुरू है अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, क्योंकि इनकम जीरो हो कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। तो आपका कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। 10 से शुरू है, आप 10 से बढ़ाओ, तो आपका कंजम्पशन कर्व लगातार 90 90 से बढ़ रहा है, तो आप कांस्टेंट रेट से इसको बढ़ाते जाएंगे, दैट इज कंजम्पशन कर्व, यानी कि सी। आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी डायग्राम में? टेबल से डायग्राम बना रहा हूं, प्रॉपर वैल्यूज देख के बना रहा हूं, प्लॉट में नहीं कर रहा। अब बड़े हो गए हो आप, प्लॉट मत करो, सीधे सीधे बनाओ। तो आपका एग्रीगेट डिमांड देखो, अब शुरू कहां से है? आपका एग्रीगेट डिमांड शुरू है 20 से, मतलब कि 10 से समवेयर ऊपर, यहां से शुरू कर देंगे हम। लेकिन आपका एडी कर्व देखो कितने कितने से बढ़ रहा है। आपका एग्रीगेट डिमांड भी 90 90 से बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, 90 90 से। ये भी आपका कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन शुरू कहां से है? 20 से। ये तो 10 से शुरू था, तो 10 के ऊपर होगा 20, तो समवेयर आप कहीं से भी ऊपर से शुरू कर दो और कांस्टेंट रेट से बढ़ाते जाओ, लेकिन पैरेलल बनाना। सर वाई? हम पैरेलल क्यों बनाए? रीजन है, ध्यान से सुनना। एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई। क्या होता है? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सर एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन में डिफरेंस किस चीज का होगा? एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन में डिफरेंस किस चीज का होगा? तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट का होगा। क्यों सर? देखो, एडी होता है सी प्लस आई। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन का डिफरेंस निकालूं तो किसका बचेगा? आई का। तो आपका आई जो है वो कांस्टेंट है, 10 10 10 10 10। तो एडी और सी के जो डिफरेंस है बीच में, वो किस चीज का है? इन्वेस्टमेंट का, और वो 10 ही है हमेशा। तो अगर डिफरेंस सेम है तो ये पैरेलल चलेगा ना बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट का डिस्टेंस है, इसलिए एडी और सी पैरेलल चलते हैं। आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक्स एक्सिस पे लिया हमने इनकम, इन्वेस्टमेंट की शेप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
कंजम्पशन आपका अपवर्ड स्लोपिंग है। ये क्या शो कर रहा है? कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, क्या शो कर रहा है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इसलिए कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एग्रीगेट डिमांड भी आपका बढ़ रहा है लगातार 1990 से, इसलिए वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है। और एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन में जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट का है, इसलिए वो पैरेलल, वो कांस्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट, हम मान के चल रहे हैं। ये आपका पहला टॉपिक था, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। आपने मीनिंग पढ़ा, आपने कंपोनेंट्स पढ़े। मीनिंग और कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद आपने पढ़ा टेबल और डायग्राम को, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेनेशन कभी नहीं छोड़नी होती। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। इन द अबव फिगर इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने बता दिया। बिकॉज इट इज अज्यूम दैट कि वो कांस्टेंट है, इनकम से रिलेशन उसका कोई भी नहीं है। कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड बिकॉज इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। Aggregate demand curve is also upward sloping. It is a function of consumption demand and investment demand. AD कैसे बना है? C और I से बना है। तो AD कर्व पैरेलल है कंजम्पशन कर्व के, कोई डिफरेंस जो है उसमें वो इन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो। तो ये चीज आपको मैंने बता दी है। आपके इस चैप्टर का पहला टॉपिक व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट होता है।